नमस्कार। युवावस्था हमारे जीवन की वो अवस्था होती है जब हमारी क्षमताएं अपने चरम पर होती हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ अपने एक्सट्रीम पर होती हैं, जब हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमारा एम बनता है कि हम आने वाली लाइफ में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। ये सब हम डिसाइड करते हैं और उसी दिशा में काम करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे होते हैं जो दिशाहीन हैं, लक्ष्यहीन हैं, जिनका लाइफ में कोई उद्देश्य ही नहीं है, सिर्फ खाना पीना मौज मस्ती करना है। आगे क्या बनना है, क्या करना है ज़िंदगी में, इसका उनको कोई आभास ही नहीं है, उन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। तो ज़्यादातर युवा तो उस पहले वर्ग से आते हैं, यानी वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस दिशा में काम करना शुरू करते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा होता है, एक वर्ग ऐसा है युवाओं का, जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है आवारागर्दी करने के सिवा। तो ऐसे ही चार आवारागर्दों की कहानी आप इसको कह सकते हैं। आसिफ करीम भाई का ये जो नाटक है द डोल ड्रमर्स, चार ऐसे एंग्लो इंडियन कैरेक्टर्स की कहानी है जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है और जिनके पास मॉरल वैल्यूज़ नाम की चीज़ नहीं है। नैतिकता क्या होती है वो तो इनको छू भी नहीं गई है। चलिए पहले थोड़ा सा हम आसिफ करीम भाई के बारे में जान लेते हैं। आसिफ करीम भाई इज़ एन इंडियन प्ले राइट हु रोट इन इंग्लिश एंड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ ग्रेट प्ले राइट। तो आसिफ करीम भाई एक भारतीय नाटककार हैं जो इंग्लिश में लिखते थे और उन्होंने एस्टेब्लिश किया, अपने आप को स्थापित किया एज अ ग्रेट प्ले राइट, यानी कि एक महान नाटककार के रूप में। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले, इन 1928, 1928 में। हिज फादर वॉज, उनके पिताजी थे, एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक व्यवसायी, एंड हिज मदर वॉज, और उनकी माँ थी, अ सोशल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता। ही स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया एट सेंट जेवियर्स स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल बॉम्बे में। ही स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया द भागवत गीता, द उपनिषद, द रामायण एंड द महाभारत एट हिज बॉयहुड। तो अपने बचपन में इन सब धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। ही स्टडीड एट विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की। एंड द महा कहाँ, अच्छा, हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में, इन 1950, 1950 में। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कुछ चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा इनका। ही रोट अ बंगाल ट्रायलॉजी, उन्होंने बंगाल ट्रायलॉजी लिखी, इनकलाब, द रिफ्यूजी एंड सोनार बांग्ला। तो ये ट्रायलॉजी आपको याद रखना है, यानी कोई भी तीन रचनाओं से मिलकर ट्रायलॉजी बनती है। हिज रोमांटिक प्लेज आर, उनके जो रोमांटिक नाटक हैं, द टूरिस्ट मक्का, द डोल ड्रमर्स, जो कि आपके सिलेबस में भी है, दार्जिलिंग टी, ये 1971 में लिखा हुआ है, एंड दिस एलियन नेटिव लैंड, ये 1975 में लिखा हुआ है। हिज पॉलिटिकल प्लेज, उनके राजनीतिक नाटकों में शामिल है गोवा 1964, इन एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये 1969 में लिखा हुआ है, एंड ओम माने पद्मे हम। हिज सोशल प्लेज आर, ये उनके सामाजिक नाटक हैं, थॉर्न्स ऑन अ कैनवास 1962, द हंग्री वंस 1965, द मिरेकल सीड 1973 एंड द डिसीडेंट एमएलए 1974। ही डाइड इन 1994, तो ये डेट ज़रूर याद रखिएगा उनकी डेथ की, 1994, और उनकी बर्थ की जो ईयर है वो 1928, दोनों याद रखिएगा। अब हम चलते हैं इस नाटक की समरी की ओर। जब वक्त मिलेगा तो पूरा नाटक पढ़ेंगे, अभी समरी जान लीजिए। और वैसे तो मैं आपको शुरू में मैंने आपको बताया ही कि चार ऐसे युवाओं की कहानी है जिनका जीवन में कोई लक्ष्य तो दिखाई नहीं देता है। द प्ले ओपन्स इन द सबअर्ब्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन बॉम्बे एट जुहू बीच। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा सपनों का शहर है बॉम्बे, उसका एक सब अर्ब है जुहू बीच, यानी सब अर्ब क्या होता है, उपनगरीय क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर ये नाटक खुलता है जुहू बीच पर। देयर इज़ अ शैक, वहाँ पर एक झोंपड़ी है, मेड ऑफ थैज्ड कोकोनट पाम।
तो वो छप्पर की बनी हुई है और पाम के जो पत्ते हैं उनसे उनका छप्पर यानी छत बनी हुई है। देयर इज़ अ हैमॉक, यानी वो जो झूला सा होता है आपने देखा होगा, एक झूला है टाइड टू कोकोनट ट्रीज, जो कि नारियल के पेड़ों से बंधा हुआ है। देयर लाइज अ यंग मैन, और उस झूले पर लेटा हुआ है एक युवा टोनी विद हिज गिटार, अपने गिटार के साथ। तो ये पहला कैरेक्टर है जिससे आप परिचित हो रहे हैं, टोनी। ही इज़ अ प्लीजेंट एंड ईजी गोइंग यंग फेलो, वो एक मौज मस्ती करने वाला, आराम से रहने वाला युवा है। देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड रीटा, और ये दूसरा कैरेक्टर है, नोट कीजिएगा, जिसका नाम है रीटा, हु लव्स टोनी, जो कि टोनी से प्यार करती है। शी इज़ यंग एंड फुली फिजिकली ग्रोन लेडी, तो वो युवा है और पूरी तरह शारीरिक रूप से विकसित युवती है। शी इज़ प्लेइंग विथ टोनीज हेयर, तो वो टोनी के बालों से खेल रही है। एनदर यंग मैन, वहाँ एक और लड़का, एक और युवा आता है जो वहीं पर है वो भी। तो ये तीसरा कैरेक्टर है जो ओगल्स, मतलब तिरछी नज़रों से देख रहा है, एट हर लेग्स एंड थाइज, तो उसकी जो टांगें हैं लड़की की खुली हुई हैं, तो उन पर वो देख रहा है तिरछी नज़रों से। टोनी एंड जो ड्रिंक, टोनी और जो दारू पीते हैं। सून लीज़ा जॉइंस देम, और जल्दी ही जो चौथा कैरेक्टर है लीज़ा, वो भी उनसे आकर मिलती है। तो ये चार मेन कैरेक्टर्स हैं, और भी कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर्स यही चारों हैं जो कि आपको याद रखने हैं। टोनी है, रीटा है, जो है और लीज़ा है। जो ऑफेंड्स हर विद रिमार्क्स, विद हिज आएगा यहाँ हर की जगह, तो जो अपने रिमार्क्स से, अपनी टिप्पणियों से उसको ऑफेंड करता है, परेशान करता है। लीज़ा हिट्स जो विद टोनीज गिटार, और लीज़ा फिर जो को मारती है टोनी के गिटार से। ये याद रखना है आपको कि गिटार टोनी बजाता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। ही बिकम्स वेरी एंग्री टू सी गिटार, और टोनी को बड़ी गुस्सा आती है ये देख के कि उसका गिटार यूज़ करके वो उसको मार रही है, और नाराज़ होता है टोनी अपने गिटार को देख के। देन शी प्रोमिसेस हिम, तो फिर वो वादा करती है लीज़ा के टू ब्रिंग अ न्यू गिटार, के उसको एक नया गिटार दिलवा देगी। रीटा इज़ शॉक्ड टू हियर, अब रीटा ये सुनकर एकदम उसको झटका लगता है, क्योंकि रीटा टोनी को प्यार करती है, और ये सुनकर उसको धक्का लगता है कि लीज़ा उसको नया गिटार दिलवाएगी। नाउ शी रियलाइज दैट टोनी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ वॉच एज अ गिफ्ट फ्रॉम लीज़ा, अब रीटा को ये पता चलता है कि टोनी ने हाल ही में लीज़ा से गिफ्ट के तौर पर एक घड़ी ली है। रीटा डज नॉट लाइक इट, रीटा को ये अच्छा नहीं लगता। शी डज नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। शी बिकम्स प्रोस्टिट्यूट सो दैट शी कुड अर्न मनी टू गिव टोनी कॉस्टली गिफ्ट्स, वो ये धंधा अपना लेती है ताकि वो पैसे कमा सके और टोनी को महंगे गिफ्ट दे सके। वैसे ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि लड़के ऐसा काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, जेब काटते हैं, अपने घर से पैसा चुराते हैं ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट दे सकें, अपराध करते हैं लड़कियों को गिफ्ट देने के लिए। लेकिन यहाँ इस नाटक में कुछ उल्टा ही दिखाया गया है कि वो इस हद तक गिर जाती है, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगती है अपने बॉयफ्रेंड को, टोनी को महंगे गिफ्ट देने के लिए, उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि वो दूसरी लड़कियों से गिफ्ट ना ले। तो ये एक आयरनिकल पॉइंट है जो इस नाटक में देखने को मिलता है। टोनी बिकम्स अपसेट व्हेन ही कम्स टू नो दैट रीटा हैज़ डेवलप्ड एन अफेयर विद फैट एंड बाल्ड मैन अंकल लॉलीपॉप। टोनी परेशान होता है और टोनी नाराज़ होता है जब उसको ये पता चलता है कि रीटा हैज़ डेवलप्ड एन अफेयर, कि रीटा ने एक अफेयर डेवलप कर लिया है एक मोटे और गंजे आदमी अंकल लॉलीपॉप के साथ। तो रीटा तो पहले ही प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में गिर चुकी है, और वो किसके कहने पर गिरी है ये अब आप देखेंगे। टोनी फ्लैटर्स हिम वाइल रीटा आस्क्स हिम टू हिट द फैट एंड बाल्ड मैन।
टोनी उसकी चापलूसी करता है, जबकि रीटा उससे कहती है उस गंजे और मोटे आदमी को मारने के लिए। नाउ जो कीप्स ऑन परसुएडिंग रीटा टू अडॉप्ट प्रोस्टिट्यूशन। ये जो है जिसके कहने पर रीटा ने ये धंधा अपनाया था। तो जो कीप्स ऑन परसुएडिंग यानी जो उसको मनाता रहता, राज़ी करता रहता है रीटा को कि वो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा अपनाए। इफ़ शी वॉन्ट्स टू कीप टोनी टू हरसेल्फ, अगर वो ये चाहती है टोनी उसका ही बनकर रहे। शी गेट्स कन्विंस्ड, वो इस बात पर विश्वास करती है दैट टोनी वोंट माइंड, कि टोनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड वेलकम्स जो एज हर फर्स्ट कस्टमर। तो जब वो ये धंधा अपनाती है, पहला कस्टमर उसका खुद जो होता है। जो के कहने पर ही वो इस धंधे को अपनाती है और जो खुद ही उसका पहला कस्टमर बनता है। इवन वेन इन जोज आर्म्स, जब वो जो की बाहों में होती है तब भी शी विस्पर्स टोनीज नेम, वो टोनी का ही नाम बुदबुदाती है। टोनी डज नॉट लाइक रीटाज रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम अदर मैन, टोनी को अच्छा नहीं लगता कि रीटा को दूसरों से गिफ्ट मिल रहे हैं, और उधर रीटा को भी अच्छा नहीं लगता था कि टोनी को दूसरों से गिफ्ट मिल रहे हैं। दे हैड हॉट आर्ग्यूमेंट्स, उनमें गहमा गहमी हो जाती है। नाउ टोनी स्लैप्स हर, अब टोनी उसको थप्पड़ मारता है। शी फॉल्स डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर गिर जाती है। लीज़ा कंसोल्स हर, लीज़ा उसको सांत्वना देती है। शी टेल्स लीज़ा, तो इस वक्त फिर रीटा लीज़ा को ये बताती है दैट शी इज़ कैरिंग जोज बेबी, कि जो बेबी मतलब जो का बच्चा है इन हर वूम, उसके गर्भ में। टोनी रिटर्न्स विद मोरोनमो, टोनी लौटता है मोरोनमो के साथ। एंड टेल्स रीटा, और रीटा को ये बताता है दैट ही इज़ सब्स्टिट्यूट ऑफ हिम, कि वो उसका विकल्प है, द हॉटेस्ट थिंग इन बेड। एंड एट दिस रीटा ब्रेक्स डाउन, इस पर रीटा एकदम फूट पड़ती है। एंड रशेज टुवर्ड्स द सी, और समुद्र की ओर दौड़ती है। टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए। टोनी रन्स आफ्टर हर, टोनी उसके पीछे दौड़ता है। टू सेव, उसको बचाने के लिए। इन द एंड रीटा सेव्स टोनी, अंत में रीटा टोनी को बचाती है। बिकॉज ही डज नॉट नो स्विमिंग, क्योंकि उसको तो तैरना ही नहीं आता। यानी रीटा आत्महत्या करने जा रही थी, टोनी उसको बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, जबकि टोनी को तो खुद तैरना ही नहीं आता। तो फिर बड़ी आयरनिकल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो बचाने के लिए दौड़ा था उसे तो तैरना नहीं आता, और उसको फिर वो बचाता है जो मरने जा रहा था। यानी रीटा मरने जा रही थी, वही टोनी को बचाती है डूबने से। इट इज़ ऑल्सो टोल्ड, बाद में ये भी बताया जाता है दैट जो हैज़ कमिटेड सुसाइड, कि जो ने आत्महत्या कर ली है। बाय ड्राउनिंग, यानी डूब कर। द प्ले एंड्स विद टोनी सिंगिंग, ये नाटक जहाँ ख़त्म होता है टोनी गाना गा रहा होता है। सो होल्ड माई हैंड, तो मेरा हाथ पकड़ो। कॉज आई अंडरस्टैंड, कारण मैं समझता हूँ। कॉज आई अंडरस्टैंड, कारण मैं समझता हूँ। तो यहाँ ये नाटक ख़त्म होता है। जो जो है कैरेक्टर, चलिए कैरेक्टर्स से परिचित हो लेते हैं। वैसे तो कैरेक्टर्स आपको मैंने चारों बता ही दिए जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर टोनी ही है जिससे आप परिचित हैं, और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये गिटार बजाता है। जो एक दूसरा कैरेक्टर है, तो जो एक इलिसिट चाइल्ड है, इलेजिटिमेट आप कह सकते हैं, यानी जिसके माता पिता की शादी नहीं हुई, तो वैसा बच्चा है वो। और वो पीएचडी भी परस्यू कर रहा है, लेकिन ऐसी पीएचडी का कोई मतलब तो है नहीं, ना उसको प्रोफेसर बनना है, ना उसको उसका कोई एम है लाइफ में। बातें बड़ी फिलोसफिकल करता है। जब आप ड्रामा पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जो के जो डायलॉग्स हैं वो बड़े फिलोसफिकल हैं, बड़े दार्शनिक टाइप के हैं, क्योंकि पीएचडी कर रहा है तो पढ़ा तो है ही उसने, लेकिन जैसी एक मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए पीएचडी करने वाले व्यक्ति की, वो उस तरीके की नहीं है। उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। रीटा को वही एनकरेज करता है प्रोस्टिट्यूशन एडॉप्ट करने के लिए। तो वैसे कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ नाम की चीज़ नहीं है इन चारों की ही लाइफ में। तो टोनी है, जो है, रीटा से आप परिचित हैं ही। रीटा टोनी की प्रेमिका है, जो कि
उसको खुश करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन अपनाती है। ये बड़ा अनकन्विंसिंग सा सिचुएशन है जहाँ एक लड़की को हम ऐसा कुछ करते हुए देखते हैं। फिर लीज़ा है चौथा कैरेक्टर। तो ये चारों एंग्लो इंडियन कैरेक्टर्स हैं। एक थोड़ा सा ये आज़ादी के बाद लिखा गया है। आज़ादी से पहले के जो सिचुएशन थी एंग्लो इंडियन लोगों की वो अलग थी, है ना, अंग्रेज़ों का राज था। तो उनके शासनकाल में इनकी पोजीशन अलग हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये लोग बड़ा नेग्लेक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है कि राजकाज तो अपने हाथ से चला गया और अब जो इंडियन लोग हैं उनको नफ़रत की नज़र से देखते हैं। पहले तो डरते थे और अब नफ़रत की नज़र से देखते हैं। तो ये कई बार नाटक के दौरान आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। चारों ही एंग्लो इंडियन कैरेक्टर्स हैं। फिर पांचवा माइनर कैरेक्टर्स हैं ये लोग। तो फैट एंड बाल्ड मैन, अंकल लॉलीपॉप, ड्रंक, टू स्कूल बॉयज़, पोस्टमैन, पासरबाई जो वहाँ से गुजर रहा होता है, फ्रेंड, मोरोनमो और लास्ट एक पुलिसमैन। तो ये इस पुलिसमैन को मिला के ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं ये माइनर कैरेक्टर्स हुए और ये जो 4 हैं ये मेन कैरेक्टर्स हैं। इस ड्रामा पर बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कैरेक्टर स्केचेस की बात करें तो कोई भी कैरेक्टर ढंग का तो है नहीं। में एक कैरेक्टर जो रीटा का है वो अच्छे से डेवलप्ड है और कैरेक्टर स्केच अक्सर रीटा का ही पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो टाइटल का है वो कई बार पूछा जाता है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम देख लेते हैं। The title of the play, The Dole Drummers, indicates the socio-economic condition of the shack dwellers. Discuss. तो ये जो शीर्षक है डोल ड्रमर्स का वो सामाजिक आर्थिक दशा दिखाता है शैक ड्वेलर्स का, यानी जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। तो इसको आप डिस्कस कीजिए। द वर्ड डोल ड्रमर्स, ये जो शब्द है डोल ड्रमर्स, डोल ड्रम माने उदासी होती है या फिर ठहरा हुआ, सड़ा हुआ, रुका हुआ पानी होता है। तो ये जो टाइटल है इज़ यूज्ड, इसको प्रयोग किया गया है एज अ सिंबल, एक प्रतीक के रूप में, टू इंडिकेट, इशारा करने के लिए, जाहिर करने के लिए, दर्शाने के लिए, दोज पीपल, उन लोगों को, हु लीड, जो जीते हैं, द लाइफ, जिंदगी, लॉस्ट, खोकर, ओनली इन इमेजिनेशन, केवल कल्पना में, एंड और हुज, जिनका आइडियलिज्म, आदर्शवाद, हैज़ टर्न्ड, बन चुका है, सिनिसिज्म, यानी सनक बन चुका है। तो ये लोग कुछ अलग ही लाइफ जीते हैं, कल्पना की दुनिया में रहते हैं और सन की टाइप के लोग हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड डोलड्रम, तो डोलड्रम शब्द का जो अर्थ है इज़ अ स्टेट, वो उसका होता है मतलब एक ऐसी दशा और पीरियड या फिर एक ऐसा समय ऑफ स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन ठहराव, और डिप्रेशन या निराशा का। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, जो मुख्य पात्र हैं इस नाटक के, टोनी, रीटा, जो एंड लीजा। फेस, वो सामना करते हैं, द सैड, दुखद, एंड फनी, मतलब हास्यास्पद, एंड फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस, और निराशाजनक परिस्थितियों का। दे लिव, वो रहते हैं, इन अ शैक, एक झुग्गी में, एट जुहू बीच, जुहू बीच पर, एंड देयर लाइफ, और उनकी ज़िंदगी, इज़, है, स्टैग्नेंट, यानी ठहरी हुई, एंड डिप्रेस्ड वन, और निराशा से भरी हुई। द राइटर पासिस द कमेंट, लेखक टिप्पणी करता है, ऑन द सिक, मॉरललेस एंड मैकेनिकल लाइफ, सिक माने बीमार, मॉरललेस नैतिकता से विहीन, एंड मैकेनिकल और मशीनी लाइफ, जिंदगी ऑफ मॉडर्न यूथ, आधुनिक युवाओं का। तो आधुनिक युवाओं में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चारों के जैसी ज़िंदगी जीते हैं। आपने अपने आसपास देखे भी होंगे, लोग कॉलेज जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, डिग्री ले रहे हैं, उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है, उनकी लाइफ में उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, बस घर से घर वालों ने भेज दिया, जाओ कॉलेज जाओ, तो कॉलेज आ गए, आवारागर्दी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लेखक इन लोगों की ज़िंदगी पर एक टिप्पणी कर रहा है। इन द प्ले, इस नाटक में, जो
अ प्लीजेंट यंग बॉय लव्स रीटा। अच्छा, ये थोड़ी यहाँ पर मिसप्रिंट है, जो की बजाय यहाँ पर टोनी का नाम होना चाहिए ना, मिसप्रिंट है। तो आप इसको टोनी पढ़िएगा कि इस नाटक में टोनी जो कि एक प्लीजेंट यंग बॉय है, यानी खुशगवार युवा लड़का है, रीटा से प्यार करता है, बट एक्सेप्ट्स, लेकिन स्वीकार करता है, द प्रेशस रिस्ट वॉच, कीमती कलाई घड़ी, फ्रॉम लीजा, लीजा से, एंड टू गिव गिफ्ट्स, और उपहार देने के लिए, टू हर लवर, अपने प्रेमी को, रीटा एडॉप्ट्स, रीटा अपना लेती है प्रोस्टिट्यूशन को, एट द इंस्टिगेशन ऑफ जो, जो के भड़कावे पर। जो इज़ अ यंग मैन, जो एक ऐसा युवा है, हु हैज़ डन PhD, जिसने PhD की है, बट अनएम्प्लॉयड, लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। ही इज़ सिनिकल यंग मैन, वो एक सनकी युवा है। ही बिकम्स द फर्स्ट कस्टमर, वो पहला ग्राहक बनता है रीटा का, ऑफ रीटा, यहाँ ऑफ और आना चाहिए, फर्स्ट कस्टमर ऑफ रीटा, एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। द प्ले राइट अटैक्स, नाटककार ने अटैक किया है, अपॉन द पर्पजलेसनेस, यानी जो उद्देश्यहीनता है, ऑफ लाइफ, जिंदगी की, ऑफ द मॉडर्न यूथ, आधुनिक युवाओं का। ऐसे बहुत केसेस आपको देखने को मिलते होंगे अपने आसपास। दे डू नॉट हैव द करेज, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, टू फेस, सामना करने की, द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकताओं का, एंड दे बिकम, और वो बन जाते हैं डोल ड्रमर्स। दस, इस प्रकार, द टाइटल इज़ वेरी एप्ट, जो शीर्षक है वो बहुत उपयुक्त है, टू गिव द मैसेज, अपना संदेश देने के लिए, एंड कन्वे द मीनिंग, और अर्थ बताने के लिए, ऑफ द प्ले, इस नाटक का। और अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भले ही डेस्क्रिप्टिव हो, लेकिन जो सेक्शन ए होता है उसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं, या फिर वन लाइनर्स आते हैं, एक लाइन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ भी ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काम आएंगे। पहला देखिए, व्हेन वॉज आसिफ करीम भाई बॉर्न, तो आसिफ करीम भाई का जन्म 1928 में हुआ था। फिर सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, यानी आसिफ करीम भाई ने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स में अभी आपने पढ़ा भी था। इन विच ईयर द डोल ड्रमर्स वॉज पब्लिश, तो डोल ड्रमर्स जो आपके सिलेबस में है नाटक, वो कब पब्लिश हुआ, 1960 में ये प्रकाशित हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ दे रखे हैं। वेयर डज द प्ले बिगिन, ये नाटक कहाँ शुरू होता है, जूहू बीच पर शुरू होता है। हु गिव्स वॉच टू टोनी इन गिफ्ट, तो टोनी को गिफ्ट में घड़ी कौन देता है, तो लीजा देती है। फिर क्वेश्चन 6 देखिए, व्हाट इज़ आर द थीम्स ऑफ द प्ले, तो इस नाटक की थीम्स क्या हैं। इस नाटक की थीम्स, सॉरी ये सारी ही हैं, मैंने इसको मार्क नहीं किया है, जो दे रखी हैं। पर्पसलेसनेस यानी उद्देश्यहीनता, ऑफ लाइफ, जीवन की, सिन यानी पाप, एंड एक्सपिएशन माने प्रायश्चित, पाप और उसका प्रायश्चित, लव एंड सेक्स, ये है ही, आप देख ही रहे हैं किस हद तक है, और ऑल ऑफ दीज, तो ये सारी ही थीम्स हैं, तो यहाँ डी ये मार्क कर दे रही हूँ। इसमें एक बड़ा शायराना सा, बड़ा मतलब फिलोसफिकल सा एक डायलॉग है, जो कि जो बोलता है, जो के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं कि वो उसने PhD की हुई है। वो कहता है कि ये रेस्पेक्ट, लव और रेस्पेक्ट, लोग ज़िंदगी में बोलते बहुत हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं। जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो लव दे रही होती हैं, लोगों को बांट रही होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल लोग हैं वो उस लव को ख़रीद रहे होते हैं, उसकी कीमत अदा कर रहे होते हैं। तो डायलॉग्स बड़े फ़िलोसॉफिकल हैं, जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। नाटक देखती हूँ मैं कब वक्त मिलता है, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु लव्स टोनी पैशनेटली, टोनी को बड़े गहराई से प्यार कौन करता है, तो रीटा करती है। उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और आपने देखा ही कि किस हद तक गिरती है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार, तो गिटार बजाने का शौकीन यहाँ कौन है, टोनी है, टोनी गिटार बजाता है, याद रखिएगा।
फिर हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले, यहाँ देयर आना चाहिए, दीज नहीं आएगा। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले, नाटक में कितने एक्ट्स हैं, तो 2 एक्ट हैं, 4 सीन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंकल लॉलीपॉप हैज़ एन अफेयर विद, तो अंकल लॉलीपॉप का अफेयर रीटा के साथ है। हु कमिट्स सुसाइड इन द एंड, तो अंत में आत्महत्या कौन कर लेता है, जो कर लेता है। जो ने बहुत पाप किए हैं, तो एक तरीके से उसकी आत्महत्या उसका प्रायश्चित होती है। फिर हु रन्स टुवर्ड्स द सी टू कमिट सुसाइड, समुद्र की तरफ कौन दौड़ता है सुसाइड करने के लिए, तो अंत में रीटा दौड़ती है। लेकिन जैसा आपने देखा ही, उसको बचाने के लिए टोनी दौड़ता है, टोनी को तैरना नहीं आता, तो रीटा खुद ही टोनी को बचाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु इज़ इलेजिटिमेट चाइल्ड, कौन इलेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी आउट ऑफ वेडलॉक जो बच्चे पैदा होते हैं वो इलेजिटिमेट कहलाते हैं। हालांकि बच्चे इलेजिटिमेट नहीं होते, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माता पिता के संबंध इलेजिटिमेट होते हैं। लेकिन अब क्या करें, शब्दावली यही यूज़ की जाती है इन बच्चों के लिए। ये बच्चे तो अपने आप में बहुत मासूम होते हैं, उनको क्या पता, मतलब उनकी क्या गलती इसमें, माता पिता के संबंध इलेजिटिमेट हैं। लेकिन बहुत बुरी दशा होती है ऐसे बच्चों की। तो यहाँ जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो जो है, ये याद रखिएगा। वो शायद इसीलिए उसका वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है। डायलॉग्स बड़े गहरे हैं उसके जो वो बोलता है, और वही रीटा को इंस्टिगेट भी करता है प्रोस्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए। खैर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, हु परसुएड्स रीटा टू अडॉप्ट प्रोस्टिट्यूशन, तो इसका जवाब तो अभी आपको मैंने बताया ही, जो ही उसको इंस्टिगेट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु सेड, किसने कहा, आई एम द लिटिल मैन, मैं हूँ एक छोटा आदमी, विद अ लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, जिसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची लगी हुई है। आई एम किल जॉय होना चाहिए ना, बॉय, या गलत मिसप्रिंट है। मैं जॉय को काट डालता हूँ, एंड किल ट्रुथ, मैं सत्य को काट डालता हूँ, पुट टुगेदर, एक साथ रख के दोनों को काट डालता हूँ कैंची से। तो ये बात जो कहता है। फिर आगे देखिए, देन ही स्लैप्स हर, फिर वो उसको चांटा मारता है, एंड सेज, और कहता है, ही इज़ लीविंग हर, कि वो उसको छोड़ रहा है। ही वॉन्ट्स टू लीव ओल्ड मोरोनमो, वो ओल्ड मोरोनमो को छोड़ता है बिहाइंड, पीछे, टू टेक हिज प्लेस, अपनी जगह लेने के लिए। हु स्लैप्स हुम, कौन किसको चांटा मारता है, तो ये टोनी रीटा को चांटा मारता है, सी उसका जवाब होगा। फिर हिज बॉडी वॉज वॉश्ड एशोर, हिज बॉडी उसकी डेड बॉडी वॉज वॉश्ड एशोर, यानी बहकर किनारे पर आ गई, यस्टरडे, कल। हिज बॉडी रेफर्स टू होम, तो यहाँ किसकी डेड बॉडी की बात हो रही है, यहाँ जो की डेड बॉडी की बात हो रही है, उसने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हु इज़ पीएचडी, तो पीएचडी किसने किया हुआ है, एंड अ फिलोसफिक यंग मैन, और बड़ा दार्शनिक युवा है, तो वो जो है। फिर देखिए, हु गेट्स प्रेग्नेंट इन द प्ले, तो इस नाटक में प्रेग्नेंट कौन होता है, तो रीटा हो जाती है, वो जो के बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर हु सेव्स टोनी, टोनी को कौन बचाता है, तो रीटा बचाती है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। तो जब भी वक्त मिलेगा मैं पूरा ड्रामा अपलोड करूँगी। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।